हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं का अभ्यास प्रश्न पत्र लेके आए हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको परीक्षा में बहुत अनेक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको किस प्रकार से तैयारी करना है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। और आपका पेपर कब है? इसका सामाजिक विज्ञान पेपर 14 तारीख को है। तो 14 तारीख को आपको पेपर में कैसे लिखना है, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, उनका कितने शब्दों में उत्तर लिखना है, ये सभी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं। विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं, समय 2.5 घंटे रहेगा और पूर्णांक आपके 60 अंक रहेंगे। इसमें सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। बहुविकल्पी प्रश्न प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक रहेंगे, जो प्रत्येक एक एक अंक के रहेंगे। जो बहुविकल्पी प्रश्न आपके 5 रहेंगे वो एक एक अंक के रहेंगे। चलिए देखते हैं इसका पहला प्रश्न। किस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी के द्वारा राजाओं द्वारा तालुकेदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई? ए नंबर महलवाड़ी बंदोबस्त, बी नंबर स्थायी बंदोबस्त, सी नंबर रैयतवाड़ी और डी नंबर पट्टेदारी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर स्थायी बंदोबस्त। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2। 1835 का शिक्षा अधिनियम आधारित था। 4 ऑप्शन दिए हैं कि आपसे पूछा है 1835 का शिक्षा अधिनियम आधारित था। किस पे आधारित था? थॉमस बेबिंगटन मेघालय के विवरण के आधार पर, चार्ल्स वुड के नोट के आधार पर, राजा मोहन राय के आवेदनों के आधार पर, और आखिरी है ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों के परिणाम स्वरूप। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, थॉमस बेबिंगटन मेघालय के विवरण के आधार पर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। पृथ्वी पर मानव उपयोग के लिए अलवण जल उपलब्ध है। ए नंबर 1%, बी नंबर लगभग 3%, सी नंबर लगभग 2% और डी नंबर लगभग 4%। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर लगभग 1%। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं। ए नंबर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी नंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी नंबर महात्मा गांधी, डी नंबर लाला लाजपत राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट प्रश्न है आदिवासियों में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। ए नंबर संस्कृत, बी नंबर हिंदी, डी नंबर गोंडी सी नंबर गोंडी और डी नंबर संथाली। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर संथाली। आदिवासी में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? संथाली है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6 से 10 तक ये रिक्त स्थान रहेंगे और ये भी प्रत्येक एक एक अंक के रहेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 6। अंग्रेजों ने आदिवासियों को खालिस्तान के रूप में वर्णित किया। तो जो अंग्रेजों ने आदिवासियों को किस रूप में वर्णित किया था? जंगली और बर्बर। तो खालिस्तान क्या जाएगा? जंगली और बर्बर। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण खालिस्तान है। तो इसका आंसर आ जाएगा खालिस्तान में चर्बी वाले कारतूस। नेक्स्ट प्रश्न, हवा एक सर्वव्यापक संसाधन है जो खालिस्तान पाई जाती है। तो हवा एक सर्वव्यापक संसाधन है जो सभी जगह पाई जाती है। तो खालिस्तान क्या आ जाएगा आपका सही जगह। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। आदिवासी को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो आपका खालिस्तान में जनजाति आ जाएगा। आदिवासी को जनजाति भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 10। जन सुविधाओं का संबंध लोगों की खालिस्तान सुविधाओं से होता है। तो इसका खालिस्तान क्या आ जाएगा? मूलभूत। जन सुविधाओं का संबंध लोगों की मूलभूत सुविधाओं से होता है। इस प्रकार आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हुए। इसके बाद आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक रहेंगे और जो प्रत्येक प्रश्न आपके कितने 2-2 अंक के रहेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 11। कलमकारी प्रिंट कहाँ तैयार किया जाता था? प्रश्न क्या है? कलमकारी प्रिंट कहाँ तैयार किया जाता था? तो आप उत्तर बता देंगे। आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा कलमकारी प्रिंट तैयार किया जाता था। कहाँ? आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा। इसमें कलाकृतियों के किनारों को फूल पत्तियों के आकर्षण नमूनों, यहाँ पे आप नमूने कर देंगे, यहाँ पे क्या जाएगा? नमूनों से सजाया जाता था। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आप उत्तर बता देंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1975 में आर्य समाज की नींव रखी। यानी आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। कब की गई? 1975 में। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट होता है। क्योंकि 2-2 अंक हैं तो आपको 2 अंक लाइक का ही लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13। प्रांतीय स्वायत्तय से क्या आशय है? तो आप उत्तर बता देंगे। संघ के भीतर रहते प्रांतों को तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता को प्रांतीय स्वायत्तय कहते हैं। क्या है? संघ के भीतर रहते प्रांतों को, जो संघ के भीतर रहते प्रांतों को तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता को प्रांतीय स्वायत्तय कहते हैं। इस प्रकार प्रश्न नंबर 13 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। विश्व की कुल जनसंख्या में से किस महाद्वीप में सर्वाधिक लोग निवास करते हैं? तो आप उत्तर बता देंगे। विश्व की कुल जनसंख्या में से एशिया महाद्वीप में दुनिया के सर्वाधिक लोग निवास करते हैं। एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं चीन, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान तथा इंडोनेशिया। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है आपका? सामान्यतः आदिवासियों एवं जनजातियों की किस छवि को विभिन्न कार्यक्रमों में प्रस्तुत किया जाता है? तो उत्तर बता देंगे। हमारे देश में आदिवासियों को एक खास तरह से पेश किया जाता रहा है। स्कूल के उत्सवों, सरकारी कार्यक्रमों या किताबों व फिल्मों में उन्हें सदा एक रूप में ही पेश किया जाता है। वे रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और हमेशा नाचते गाते दिखाई देते हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 15 का उत्तर को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर
16 राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। प्रश्न क्या है, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो उत्तर बता देंगे, देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। इस प्रकार से बच्चों आपका ये प्रश्न नंबर 16 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 17 और प्रश्न नंबर 17 से 22 तक के जो प्रश्न हैं ये लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे और ये प्रत्येक प्रश्न आपके 3 अंक के रहेंगे। चलिए प्रश्न नंबर कौन सा आ गया आपका 17। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है, इजाजतनामे से क्या आशय है। उत्तर देखिए, इजाजतनामे से आशय एक ऐसा अनुमति पत्र है। इजाजतनामे से आशय एक ऐसा आशय है कि यह क्या है, एक ऐसा अनुमति पत्र है जिसे प्राप्त करके अमुक व्यक्ति को अमुक काम करने का हक मिलता है। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1600 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से इसी तरह का इजाजतनामा हासिल कर लिया था। कहने का अर्थ क्या है, इजाजतनामे का अर्थ क्या है, यह एक अनुमति पत्र है जिसे प्राप्त करके कोई व्यक्ति उस कार्य को करने का हक लेता है या उसे हक मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18, चार्ल्स वुड के वुड डिस्पेच में क्या संदेश लिखा था। उत्तर देखिए, चार्ल्स वुड के वुड डिस्पेच में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा को दोहराया गया। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का आर्थिक लाभ बताया गया। व्यापार और वाणिज्य में विस्तार होगा, देश के संसाधनों के विकास में मदद मिलेगी, भारतीयों की रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा, साथ ही यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों की नैतिक उत्थान भी होगा। ये चार्ल्स वुड ने जो संदेश था, क्या संदेश था, उसमें बताया गया था। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 18 कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या है, विश्व के कौन कौन से प्रदेश जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं। तो इसका उत्तर बता देंगे, विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलावणी जल की आपूर्ति का सामना कर रहे हैं। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित हैं जहां अक्सर सूखा पड़ता है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 19 का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 20, उद्योगों को किन आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। तो आप उत्तर बता देंगे, उद्योगों को निम्नलिखित आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 1 कच्चे माल के आधार पे, नंबर 2 स्वामित्व के आधार पे, नंबर 3 आकार के आधार पे, नंबर 4 अंतिम उत्पाद की प्रकृति के आधार पे। इस प्रकार से बच्चों आपका ये प्रश्न नंबर 20 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है, कोई भी पराधीन देश अपने फैसले स्वयं नहीं ले सकता। कोई भी पराधीन देश है जो किसी का गुलाम देश है, वह अपने स्वयं फैसले नहीं ले सकता। हमें अपने फैसले लेने का अधिकार कब मिला। देखिए इसका उत्तर आप किस प्रकार से लिखेंगे, कोई भी पराधीन देश अपने फैसले स्वयं नहीं ले सकता क्योंकि उस पराधीन देश पर जिसका शासन है वह शक्ति के माध्यम से अपना वर्चस्व बनाने का प्रयास करते हैं और उस देश पर फैसले लाद देते हैं। औपनिवेशिक शासन के तहत भारतीय ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे, वह फैसलों पर असहमत होते हुए भी कुछ नहीं कर पाते थे, परंतु स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल डाली। राष्ट्रवादी लोगों ने खुलकर ब्रिटिश सरकार की जमकर आलोचना की और अपनी मांग पेश की। अंततः 15 अगस्त सन 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और हमें अपने फैसले लेने का अधिकार मिला। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 21 का उत्तर को लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 22, हमारे देश में सर्वाधिक जनजाति वाले राज्य कौन कौन से हैं। उत्तर देखिए, भारत में 500 से ज़्यादा तरह की आदिवासी समूह हैं। भारत में क्या है, 500 से ज़्यादा तरह के आदिवासी समूह हैं, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर पूर्व के अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा आदि राज्यों में आदिवासियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। प्रश्न था हमारे देश में सर्वाधिक जनजाति वाले राज्य कौन कौन से, तो उनके नाम आपको हमने बता दिए। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 22 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 23 से 26 तक ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे और ये प्रत्येक प्रश्न आपके 5 अंक के रहेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है, अंग्रेज भारतीय किसानों को विभिन्न भागों में किस प्रकार की फसलें उगाने को मजबूर करते थे और क्यों। प्रश्न क्या है, अंग्रेज भारतीय किसानों को विभिन्न भागों में किस प्रकार की फसलें उगाने को मजबूर करते थे और क्यों। तो आप उत्तर बताएंगे, देश के विभिन्न हिस्सों में अंग्रेज आवश्यकता अनुसार किसानों की विभिन्न फसलें उगाने को मजबूर करते थे। जैसे बंगाल में पटसन उगाने कहते थे, असम में चाय, संयुक्त प्रांत में गन्ना, पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास, मद्रास में चावल। अंग्रेजों ने अफीम, चाय, कॉफ़ी, चीनी, जूट और नील की खेती करने के लिए मजबूर किया। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 23 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। नहीं, इसके आगे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पूछा था क्यों मजबूर करते थे और क्यों, तो क्यों का उत्तर आप इधर बताएंगे, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा कृषि के व्यवसायीकरण की नीति के कारण भारतीय किसानों को इन फसलों को उगाने के लिए मजबूर करते थे, जिससे कंपनी किसानों से अधिक राजस्व प्राप्त कर सके, साथ ही यूरोप के बाजारों में अपना मुनाफा भी चौगुना कर सके।
इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 23 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 24। वनों से होने वाले लाभ लिखिए। तो आप उत्तर बता देंगे। वन मनुष्य के लिए बहुमूल्य संसाधन है। वन जो है मनुष्य के लिए क्या है? बहुमूल्य संसाधन है। वनों से होने वाले लाभ निम्नलिखित है। नंबर 1, वन्य प्राणी को आश्रय और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं। वनों से इमारती लकड़ी, कागज, लुगदी, गोंद तथा रबड़ प्राप्त होती है। नंबर 3, वन मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होते हैं। नंबर 4, वन भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं। नंबर 5, वन हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, औषधि पौधे प्रदान करते हैं। नंबर 6, वन जीवन के अंतर्गत वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी तथा कीट आते हैं। उनसे हमें दूध, मांस, खाल, ऊन प्राप्त होती है। और नंबर 7, वन हमारे प्राणी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अत्यधिक लाभदायक है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 24 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 25। फौजदारी और दीवानदारी कानून में कोई दो अंतर लिखिए। तो उत्तर देखिए, फौजदारी और दीवानदारी कानून में अंतर। एक साइड फौजदारी कानून लिख देंगे एक डिब्बे में, एक डिब्बे में दीवानदारी कानून। देखिए फौजदारी कानून क्या है? ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित हैं जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। उदाहरण के लिए चोरी, दहेज के लिए औरत को तंग करना, हत्या इत्यादि। ये क्या हो गया? फौजदारी कानून। ये ऐसे व्यवहार हैं या ऐसे कानून हैं या क्रियाएं से संबंधित हैं। कौन? फौजदारी कानून, जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। उदाहरण के लिए चोरी, दहेज के लिए औरत को तंग करना, हत्या इत्यादि। नंबर 2, इसमें सबसे पहले आमतौर पर प्रथम सूचना, रिपोर्ट या प्राथमिकी FIR दर्ज कराई जाती है। इसके बाद पुलिस अपराध की जांच करती है और अदालत में केस फाइल करती है। किसमें? फौजदारी कानून में। और दीवानी कानून क्या है? इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है। उदाहरण के लिए जमीन की बिक्री, चीज़ों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि से संबंधित विवाद किसमें आते हैं? दीवानी कानून में आते हैं। प्रभावी पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार मुकदमा दायर कर सकता है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 25 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। क्या है? केंद्र सरकार की आय के स्रोत कौन कौन से हैं? तो देखिए, केंद्र सरकार की आय के स्रोत निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सीमा शुल्क, इसे आयात निर्यात कर भी कहते हैं। नंबर 2, केंद्रीय उत्पाद कर, इसे उत्पादित वस्तु पर केंद्र सरकार लगाती है। नंबर 3, आयकर, यह एक प्रत्यक्ष कर है और व्यक्तियों की आय पर लगाया जाता है। नंबर 4, निगम कर, निगम कर आयकर का एक प्रकार है जो कंपनियों की निवल आय या लाभ पर लगाया जाता है। और नंबर 5, ऋण भिन्न पूंजी प्राप्ति। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 26 का उत्तर भी कंप्लीट होता है। ये आय के स्रोत कौन कौन से पूछे थे? तो हमने आपको केंद्र सरकार की आय के स्रोत आपको बता दी। सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद कर, आयकर, निगमन, ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियाँ। बच्चों यहाँ पे आपको जो प्रश्न 26 तक बताया, ये आपकी वार्षिक परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न है। और किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, कितने शब्दों में लिखना है, आपको इस वीडियो के माध्यम से हमने बताया। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।